सेक टूर्नामेंट में मेरे मास्टर ने सबके सामने मेरी बंधी हुई तलवार तोड़ दी। इसकी तलवार तोड़ दो, ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब इसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। दिन रात मुझ पर ही निर्भर रहेगा। से ही वो मंच से नीचे उतरा, उसके कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर पड़ा। और तभी वो आवाज फिर गूंजी। क्या ये मेरे लिए दुख महसूस करेगा? जल्दी आओ, मेरी मदद करो। तभी मेरा जूनियर भाई आगे आया। हाथ में लकड़ी की तलवार थी। उसने वो तलवार मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सीनियर भाई, मास्टर ये सब आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। चाप वो लकड़ी की तलवार थाम ली और सिर झुकाकर प्रणाम किया। मास्टर सही कह रहे हैं, गलती मेरी ही थी। मैंने चुपचाप अपना सामान समेटा, उसे स्टोरेज बैग में भरा और जाकर नौकरों की क्वार्टर में रहने लगा। दरवाजे पर मास्टर खड़ा था। उसका हाथ एक पल के लिए हल्का सा कांप गया। पता था सिस्टम अब ठीक हो चुका था। बस 7 दिन और मैं इस पागल इंसान से आजाद होकर आखिरकार घर लौट जाऊंगा। लेकिन जो मैंने सोचा भी नहीं था थी धड़ाम, लकड़ी का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। एक महंगे जूते ने सीधे दवा के बर्तन पर पैर रख दिया। उबलती हुई दवा के छींटे मेरे हाथ के पीछे आकर पड़े। त्वचा जल उठी, लाल लाल फफोले उभर आए। दरवाजे पर चेंजियाओ खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंड भरी हंसी थी। सीनियर भाई, और जमीन पर पड़ी वो सड़ी सी 7 पत्ती वाली बैंगनी जड़ी को उंगलियों से उठाकर देखने लगा। उसके होठों पर हल्की सी हंसी आई। बढ़िया है, मेरी स्पिरिट बर्ड का कुछ दिनों से मन नहीं लग रहा खाने में। ये जड़ी भले ही सस्ती हो, लेकिन जानवर की भूख जगाने के लिए ठीक है। मेरे दिल में कुछ जोर से टूट गया। वो 7 पत्ती वाली बैंगनी जड़ी थी लिए, और तब उन्होंने उसे एक नजर देखकर बस यूं ही छोड़ दिया था, जैसे मेरी जान की कोई कीमत ही नहीं थी। अब उसकी उंगलियां अपने कंधों पर पड़े फर के लबादे को छू गईं। वो शियाओ बाई था, मेरा स्पिरिट फॉक्स, जिसे मैंने 10 साल तक पाला था। अपनी ही आध्यात्मिक शक्ति से उसे जिंदा रखा था। सीनियर भाई, ये फर कितना गर्म है। मेरे सीने में एक पल के लिए तेज दर्द उठा। तभी आंगन के दरवाजे पर मास्टर दिखाई दिए। वो धीरे धीरे अंदर आए। भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। शायद उन्हें दवा की गंध से नफरत थी। उनकी नजर उठी, सीधे मुझ पर आकर ठहर गई। बस एक जानवर ही तो था। चेंजिया हाउ कमजोर है, उसे गर्म रखने के लिए उसका इस्तेमाल होना उसी की किस्मत है। मैंने बिना कुछ कहे कोने में रखा झाड़ू उठा लिया और झुककर दरवाजे की तरफ वो बिखरी हुई दवा साफ करने लगा। जब तक जूनियर भाई को पसंद है, बस इतना ही कहा। हाथ में पकड़ा झाड़ू पल भर में चकनाचूर हो गया। लकड़ी के नुकीले टुकड़े मेरी हथेली में धंस गए। खून धीरे धीरे टपकने लगा। इतनी बदतमीजी! लगता है नौकरों के क्वार्टर में रहकर तू बहुत ही ज्यादा ढीठ हो गया है। जरा भी पछतावा नहीं बचा तेरे अंदर। मैंने सिर झुका लिया। नजरें अपने पैरों पर टिक गईं। ये शिष्य अपनी गलती जानता है। अगर सच में गलती समझ में आ गई है तो पीछे के पहाड़ में जाकर फ्रॉस्ट फॉल के नीचे घुटनों पर बैठ और वहीं सोच, जब तक तुझे अपनी गलती का एहसास ना हो जाए तब तक वापस मत आना। जी मास्टर। पीछे का पहाड़, वहां की हवा चाकू की तरह काट रही थी। ऊपर से गिरता झरना सीधे मेरी पीठ पर आकर पड़ रहा था, हर वार जैसे हड्डियों तक को तोड़ दे। ठंड धीरे धीरे नहीं, बल्कि बेरहमी से मेरे शरीर के हर कोने में घुसती जा रही थी। मैं उस तालाब के बीच पड़े हार्ट स्टोन पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरे घुटने पहले ही सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन दर्द दर्द तो जैसे मेरी नसों, मेरे मेरिडियंस में कील बनकर घुस रहा था। उसी वक्त मास्टर पानी के आईने में मुझे देख रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि मैं टूट जाऊं, अन्याय की शिकायत करूं। तभी चेंजी हाउ धीरे धीरे पास आया। उसके हाथ में एक सफेद जेड का कटोरा था, जिसमें से भाप उठ रही थी। वो
हार्ट गार्ड सूप था। बस एक घूंट और ये सर्दी जैसे गायब हो जाती। चेन जी हाउ किनारे पर आकर रुक गया। उसने कलाई घुमाई और भूरी दवा पूरी की पूरी बर्फ पर गिरा दी। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। एक भारी दबाव लहर की तरह टूटकर मुझ पर आ गिरा और अगले ही पल मास्टर मेरे सामने आ उतरे। चेहरा ठंडा, आंखें बेरहम, और उन्होंने चेन जिहाओ को अपने पीछे छुपा लिया। उन्होंने मुझे देखा, ऐसे जैसे मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं बची। अगर तू मेरा दामन पकड़कर रोते हुए मदद मांग ले तो मैं तुझे यहां से ले जाऊंगा। वो खाई के किनारे खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि मैं टूट जाऊं, उसके सामने गिर पड़ूं। मास्टर, और अगले ही पल मैंने छलांग लगा दी। हवा कानों को चीरती हुई गुजरने लगी, जैसे पूरी दुनिया चीख रही हो। चारों तरफ सांप ही सांप। वो मेरे शरीर पर रेंगने लगे। उनके जहरीले दांत मेरी त्वचा में धंसते चले गए। चारों ओर बदबू थी, सड़ी गली, घुटन भरी। मैं कीचड़ में घिसटता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। 5 साल पहले मास्टर को बचाने के लिए मैंने इसी जगह को आधे महीने तक रोके रखा था, सांपों को पीछे धकेला था। लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेला था। 3 दिन और 3 रातें, ना कोई आवाज, ना कोई पुकार। मैंने एक बार भी दर्द में चीखने की इजाजत खुद को नहीं दी, सिर्फ चुपचाप सहता रहा। मैं घबराकर आगे बढ़ा, उसे वापस लेने के लिए झपटा। उन्होंने हाथ ऊंचा उठा लिया और उस ताले को ध्यान से देखने लगे। तो यही वजह है कि तेरी साधना गिर रही है। भावनाहीन मार्ग दुनियावी लगाव को ठुकराता है और तू अब भी इस चीज से चिपका हुआ है। मैंने उनकी आस्तीन पकड़ ली और कांपती आवाज में कहा, कृपया इसे मत छुए। बस इतना सुनते ही उनकी उंगलियां कस गईं और वही जानी पहचानी पागल आवाज फिर मेरे कानों में उतर गई। आखिरकार तूने मुझसे भीख मांगी। जो चीज इसे प्यारी है उसे तोड़ दो, ये खुद झुक जाएगा। ये बेकार की इंसानी चीज क्यों संभाल कर रखनी? अब से इसकी दुनिया में सिर्फ मैं। उन्होंने हाथ खोला और वो राख सी धूल सीधे मेरे चेहरे पर बिखर गई, ठंडी, हड्डियों तक सर्द कर देने वाली। मैं हिला तक नहीं, बस हाथ वैसे ही आगे बढ़ा रहा जैसे अब भी कुछ पकड़ सकता हूं। तभी बाहर से एक शिष्य की घबराई हुई आवाज आई, मास्टर, चेन जिहाओ की साधना उलट गई है। वैद्य कहता है वो बच नहीं पाएगा। अगले ही पल मास्टर ने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ ली जैसे हड्डियां ही टूट जाएंगी। मेरे साथ चल। मुख्य सभा में, मुख्य कक्ष में चेन जिहाओ जेड के सोफे पर पड़ा था। उसके होठ के कोने से खून बह रहा था। रिपोर्ट दे रहे थे, जूनियर भाई चेन जिहाओ के हृदय मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्हें उसी मार्ग के किसी व्यक्ति के हृदय रक्त की जरूरत है, तभी वो बच सकते हैं। तलवार संप्रदाय में भावनाहीन मार्ग पर सिर्फ मैं और मास्टर थे। मास्टर ने बिना कुछ कहे एक खंजर निकालकर मेरे सामने कर दिया, इसे बचाओ। मैंने उस धार को देखा, शांत, बिल्कुल खाली नजर से। वैसे भी मैं जल्द ही जा रहा हूं, ये शरीर बचे या टूट जाए क्या फर्क पड़ता है। मैंने धीरे धीरे अपनी चोगा खोला, सीना उखाड़ दिया। पुराने घावों के निशान, एक दूसरे को काटते हुए वो निशान जो मैंने उसके लिए बिजली के प्रहार सहते हुए पाए थे। उनका हाथ एक पल के लिए रुक गया। तभी चेन जिहाओ ने दर्द से कराह दी और अगले ही पल मास्टर हिल गए। खंजर सीधा मेरे सीने में उतर गया। दर्द एक ही पल में पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन मैंने दांत भींच लिए, एक आवाज तक नहीं निकाली। उन्होंने कलाई मोड़ी और 3 बूंदें सुनहरी लाल हृदय रक्त मेरे शरीर से उठकर हवा में तैरने लगी। जैसे ही वो खून मुझसे अलग हुआ, मेरे अंदर की आखिरी ताकत भी खत्म हो गई। मैं वहीं ठह गया, नजर धुंधली पड़ने लगी, सब कुछ अंधेरे में डूबता चला गया। उस धुंधले होश में मैंने महसूस किया मास्टर मेरे पास झुके, उनका हाथ मेरे सीने पर आया, लेकिन उन्होंने खून रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने मेरे खून से भीगा कपड़े का एक टुकड़ा उठाया और चुपचाप अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उस पल सब कुछ साफ हो गया। मैं उनके लिए बस एक चीज था जिसे जब चाहा इस्तेमाल कर लिया। वो आवाज फिर गूंजी, इतना सारा खून अभी भी गर्म है, ये इसका हृदय रक्त है, इसे छुपा कर रखो, बाद में मुझे दिखाना। सभा भवन शिष्यों से भरा हुआ था। सबने मुझे जमीन पर गिरते देखा, लेकिन एक भी आगे नहीं बढ़ा। बस थोड़ा और। मैंने आंखें बंद कर ली। काउंटडाउन 3 घंटे। आज तलवार संप्रदाय में अजीब सी हलचल थी। पहाड़ के द्वार पर लाल रेशमी कपड़े लटक रहे थे। चारों तरफ संगीत गूंज रहा था। आज चेन जिहाओ का कोर फॉर्मेशन समारोह था। मुझे काल कोठरी से घसीटकर बाहर निकाला गया। लंबी सफेद जेड की सीढ़ियों पर मुझे लगभग घसीटते हुए ऊपर ले जाया गया। ऊपर मास्टर सफेद जेड के सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास चेन जिहाओ खड़ा था।
मुझे मंच के बीचों बीच पटक दिया गया। 2 कानून पालक शिष्यों ने मेरे कंधों को दबोच लिया, मुझे घुटनों पर झुकाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे घुटने पहले ही ठंड और जहर से जल रहे थे, जैसे अंदर से गल रहे हो। फिर भी मैं सीधा खड़ा हो गया। धीरे धीरे मैंने सिर उठाया और देखा मास्टर ऊपर से मुझे घूर रहे थे। उनकी आवाज आध्यात्मिक शक्ति से गूंजती हुई पूरे संप्रदाय में फैल गई। उस पल हर नजर बस मुझ पर थी और मैं अंतिम बार टूटने से इनकार कर रहा था। तू अपने ही शिष्य भाई से जलता था और तेरे दिल में खोट आ गया है। मास्टर की आवाज ठंडी थी, बेरहम। अब जब चेन जियाहाओ अपना कोर बना रहा है, उसे अपनी जड़ को स्थिर करने के लिए एक सर्वोच्च तलवार अस्थि चाहिए। सीनियर भाई होने के नाते ये तेरी आखिरी प्रायश्चित होगा। अपनी तलवार अस्थि खुद निकाल। एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। तो ये था असली अंत, मेरी जन्मजात तलवार अस्थि। बिना तलवार के देखते हैं अब तू भावनाहीन मार्ग पर कैसे चलेगा। लेकिन मेरे कानों में फिर वही टूटी हुई पागल सी आवाज गूंजने लगी। ये सबसे ऊंचे दर्जे की तलवार अस्थि है जिस पूरी साधना दुनिया तरसती है, चीज है जिस पर मास्टर को सबसे ज्यादा गर्व था। अब वो इसे अपने ही हाथों से निकालकर किसी और के शरीर में डाल देंगे। उस पल दिल में दर्द नहीं उठा, बस एक ठंडी खाली हंसी अंदर ही अंदर गूंज गई। जिस चीज पर कभी उन्हें नाज था, आज उसी को मुझसे छीनने में उन्हें एक पल भी नहीं लगा। अब सच में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। अपनी तलवार अस्थि सौंप दो और प्रायश्चित करो। भीड़ की आवाज लहर बनकर उठी, इतनी तेज कि कान सुन पड़ जाए। मैंने नजर उठाई, मास्टर की तरफ देखा। चेहरा वही ठंडा घमंडी, लेकिन अंदर उनकी आवाज पागलों की तरह चीख रही थी। अभी घुटनों पर गिर जा, रेंगता हुआ मेरे पास आ, मेरे कपड़ों के किनारे को चूम, सबके सामने मान ले कि तू मेरे बिना कुछ नहीं, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। जिद छोड़ दे। अगर तेरी तलवार अस्थि सच में निकल गई तो तू कुछ नहीं बचेगा, और तब तेरे पास लौटने के लिए सिर्फ मैं ही बचूंगा। सब कुछ पहले से तय था, एक जाल जिसमें मुझे हमेशा के लिए कैद रखना था। उन्हें यकीन था जब तक मैं जिंदा हूं मैं हमेशा उनका ही रहूंगा। लेकिन उन्होंने एक बात गलत समझ ली। मैंने कभी जीने का इरादा रखा ही नहीं। तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज धीमी थी लेकिन पूरे मैदान में गूंज गई। अगले ही पल मैंने अपना दाहिना हाथ उठा लिया। उंगलियां जैसे तलवार बन गई हो। मेरी बची कुची आध्यात्मिक शक्ति जो मेरी अपनी जीवन शक्ति को जला कर निकली थी, सब मेरी उंगलियों पर इकट्ठा हो गई और मैंने उसे सीधे अपनी पीठ में घुसा दिया। तू पागल हो गया है क्या? मास्टर अपनी जगह से उछल पड़े। उनके चेहरे की सारी शांति एक पल में टूट गई। पूरा मैदान एकदम सन्न रह गया। हर कोई जगह पर जम गया। मैंने दांत भींच लिए। दर्द अब किसी सीमा में नहीं था, लेकिन मेरे हाथ रुके नहीं। मैंने अपनी रीढ़ को पकड़ लिया और धीरे धीरे इंच इंच करके उसे खींचना शुरू किया। वो तलवार अस्थि ठंडी रोशनी से चमकती हुई मेरे शरीर से बाहर निकलने लगी। उस पल पूरा प्रांगण मृत सन्नाटे में डूब गया, जैसे सबकी सांसें रुक गई हूं और मैं आखिरी बार अपने ही हाथों खुद को खत्म कर रहा था। खून में डूबा हुआ मैं वहीं खड़ा था, हाथ में वो तलवार अस्थि जिससे अब भी लाल खून टपक रहा था। मेरा शरीर बस किसी तरह संभला हुआ था, जैसे अगला ही पल गिर जाऊंगा। लो, ये रही वो तलवार अस्थि जो तुम्हें चाहिए थी। मैंने सिर उठाकर मास्टर की तरफ देखा। उनका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था और उनके अंदर बस डर, घबराहट, बंधन, वो रिश्ता, और शायद पहली बार मैं सच में आजाद हो गया। होस्ट सफलतापूर्वक अलग हो गया। हाँ, नहीं, वो पागलों की तरह नीचे कूद पड़ा। हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियों में बस कुछ चमकते हुए कण आए जो हवा में बिखरते जा रहे थे। मैं हवा में पूरी तरह खो चुका था। ना कोई निशान, ना कोई आत्मा का अंश, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। मंच के ऊपर मास्टर उसी हालत में जमे रह गए, हाथ हवा में, जैसे अभी भी मुझे पकड़ना चाहते हो। तू फिर से मुझसे झूठ बोल गया। फिर अचानक हा। उनकी हंसी पूरी तरह बिखर चुकी थी। वो मर कैसे सकता है? उसने कहा था वो मेरे बिना जी नहीं सकता। उसने कहा था वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगा। वापस आओ, लौट आओ, अभी के अभी। वो पागलों की तरह झुककर अपने नंगे हाथों से पत्थर की जमीन उखाड़ने लगे, जैसे वो मेरी कोई निशानी ढूंढ लेंगे। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई आहट, ना कोई आत्मा की परछाई। यहां तक कि सबसे खतरनाक आत्मा खोज तकनीक से भी उन्हें मेरा एक कतरा तक महसूस नहीं हुआ। चेन जिहाओ डर से कांप उठा। वो अपनी जगह पर ही ढह गया और हिचकिचाते हुए बोला, मास्टर। अगले ही पल मास्टर ने झटके से सिर घुमाया। उनकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। उस पल सिर्फ एक चीज साफ थी, उन्होंने सब कुछ खो दिया था। निकल जा यहां से। उसने एक ही वार किया। चेन जिहाओ को चीखने तक का मौका नहीं मिला। उसका आधा शरीर खून की धुंध बनकर हवा में उड़ गया। उगल दे उसका खून मांस। किसने कहा था तुझे उसकी अस्थि लेने को? किसने इजाजत दी? उस दिन पूरा तलवार संप्रदाय नरक बन गया। संप्रदाय का सबसे बड़ा तलवार वंदनीय पूरी तरह पागलपन में गिर चुका था। फिर अचानक दृश्य बदल गया। तेज लेकिन गर्म धूप आंखों में चुभती हुई। मैं झटके से उठ बैठा नरम गद्दे पर। दरवाजा खुला। माँ अंदर आई, हाथ में गर्म दूध का गिलास, चेहरे पर हल्की सी चिंता। यूफान कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं बस उन्हें घूरता रह गया और अचानक आंसू अपने आप बहने लगे। माँ, सिर्फ एक शब्द, लेकिन 3 सालों से दबा हुआ, जैसे एक पूरी जिंदगी के बाद निकला हो। 3 साल का सपना और आखिरकार मैं घर लौट आया था। लेकिन उस दूर की साधना वाली दुनिया में मास्टर पूरी तरह पागल हो चुका था। हर आत्मा खोज तकनीक आजमा ली, लेकिन मेरा कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार वो चुपके से उस निषिद्ध स्थान में घुस गया, एक गुप्त कक्ष जहां उसकी जमा की हुई हर निशानी सजी हुई थी। उसकी आंखों में सनक थी। मैं नहीं मानता तू मर गया है, तू कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अचानक उसने अपनी कलाई काट दी। काला खून फर्श पर बने उस डरावने मंत्र चक्र में बहने लगा। वो तैयार था अपने 10,000 साल की साधना और पूरे संप्रदाय की किस्मत सब कुछ बलि चढ़ाने के लिए, सिर्फ इसीलिए कि समय और स्थान को चीरकर एक और दुनिया का दरवाजा खोल सके और मुझे वापस खींच सके। रात काफी हो चुकी थी। ऑफिस में मैं अकेला बैठा ओवरटाइम कर रहा था। फाइल पढ़ते पढ़ते अचानक मेरा हाथ रुक गया। रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक ठंडी सिहरन ऊपर चढ़ गई, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। बिना सोचे मैंने पलटकर पीछे देखा। फर्श से छत तक फैली कांच की खिड़कियों के बाहर शहर की लाइट्स चमक रही थी। सब कुछ सामान्य था। उधर उस साधना की दुनिया में आसमान बीच से फट चुका था। बिजलियां बैंगनी रंग की ड्रैगन की तरह गरजती हुई निषिद्ध भूमि पर गिर रही थी। धरती कांप रही थी, जैसे स्वर्ग खुद गुस्से में हो। मास्टर अब पहले वाले नहीं रहे थे। उनके बाल बिखरे हुए,
आंखें पागलपन से भरी। बिना एक पल की दया के उन्होंने हाथ बढ़ाया। अगले ही पल चैन जिहाओ की चीख अचानक थम गई। उसकी जीवन शक्ति, उसकी आत्मा जबरदस्ती खींच ली गई और उस काले भंवर में फेंक दी गई जहां सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाता था। एक निशान तक नहीं बचता। मास्टर बिना रुके सीधे उस भंवर में कूद गए। समय और स्थान का वो तूफान जो हर चीज को चीर सकता था, उन्होंने खुद को भी खत्म कर दिया और अपने साथ पूरा संप्रदाय भी। इधर आधुनिक दुनिया में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। पूरा शहर धूसर धुंध में लिपटा हुआ था। काम खत्म करके मैं पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने गया। ऊपर की लाइट्स अचानक तेजी से टिमटिमाने लगीं, जैसे कुछ गड़बड़ हो। एकदम से तापमान गिर गया, इतना ठंडा कि मेरी सांसें भी धुंध बनकर दिखने लगीं। उस पल दिल ने धीरे से कहा, वो आ रहा है और इस बार शायद कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। मैं वहीं रुक गया। हाथ में चाबियों की पकड़ कस गई। कोने में पानी के बीच काला सा कोई तरल फैलने लगा, जैसे वो मुझे महसूस कर रहा हो। परछाई हिली और धीरे धीरे वो सिर उठाने लगा। अगले ही पल वो किसी दरिंदे की तरह झपटा और मेरे टखने को कसकर पकड़ लिया। वापस चल मेरे साथ, तू मेरा है। अब भी वो खुद को वही अजय तलवार सम्राट समझ रहा था, लेकिन ये दुनिया अलग थी। यहाँ नियम थे और ये मेरी दुनिया थी। मैंने नीचे झुककर उसे देखा, वही इंसान जो कभी खुद को सबका मालिक समझता था। छोड़ो मुझे। मेरी आवाज सख्त थी, बिल्कुल ठंडी। मास्टर एक पल के लिए ठिठक गया। शायद उसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगले ही पल उसकी पकड़ और कस गई और उसने पूरी ताकत से मुझे नीचे खींचने की कोशिश की। उस पल डर और गुस्सा दोनों टकरा रहे थे, लेकिन इस बार मैं वो नहीं था जो पहले था। हाँ, ये आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रहा और ये कभी भी हिंसक हो सकता है। कृपया तुरंत किसी को भेजिए। फोन काटने के बाद मैंने नीचे देखा। मास्टर अब भी मेरे पैर को पकड़े हुए था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सुना तुमने? यही है मेरा जवाब। मास्टर की पुतलियां जोर से कांप उठी। तू हिम्मत कैसे कर सकता है मुझ पर इन मामूली इंसानी पुलिस वालों को बुलाने की? उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति चलाने की कोशिश की, जैसे पहले करता था, मुझे उड़ा देने के लिए, दबाव से कुचल देने के लिए। लेकिन उसका दंतियन खाली था। अंदर कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक जलता हुआ दर्द। और अगले ही पल उसके मुंह से काला खून निकला, सीधे मेरे जूते पर गिरा। वो हांफने लगा, जैसे पहली बार सच में बेबस हो। कुछ ही देर बाद सायरन की आवाज पूरे पार्किंग में गूंज उठी। कई ताकतवर पुलिस वाले अंदर दौड़ते हुए आए। उन्होंने बिना समय गंवाए उसे जमीन पर गिरा दिया, पानी में, कीचड़ में, लेकिन वो अब भी पागलों की तरह छटपटा रहा था। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मैं सबसे महान तलवार सम्राट हूं। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस दुनिया में वो बस एक टूटा हुआ इंसान था, जिसकी ताकत, जिसका घमंड, सब यही खत्म हो चुका था। लो, वो जमीन पर तड़प रहा था, पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंडी हथकड़ियां उसके हाथों में जकड़ चुकी थीं। थाने में तेज सफेद रोशनी जिससे सिर चकरा जाए। मास्टर अब नीले कैदी वाले कपड़ों में था, एक बंद कोठरी में, अकेला। कुछ दिनों बाद जांच के बाद डॉक्टरों ने फैसला सुनाया, गंभीर मानसिक बीमारी, बेहद खतरनाक। दस्ती उच्च सुरक्षा वाले मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया।